बच्चों, आज की कक्षा में हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और वो है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा किसी भी वर्ष का बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, UP हो हमारा, जिसमें से इससे प्रश्न ना पूछा जाता हो। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, जब दो प्रकाश तरंगें साथ साथ किसी माध्यम में संचरित होती हैं, और एक कंडीशन और है बच्चों कि इन तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। क्या समान होनी चाहिए? आवर्ती समान होनी चाहिए। तो जब ऐसी दो तरंगें जिनकी आवर्ती समान हो स्ट्रिक्टली, और वो साथ साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित करें, एक ही दिशा में वो आगे बढ़ें, एक ही दिशा में गति करें, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम एक बिंदु पर अधिकतम बारी बारी से और दूसरे बिंदु पर न्यूनतम प्राप्त होता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आपने अध्यारोपण सिद्धांत 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें साथ साथ किसी माध्यम में संचरित होती है, तो किसी क्षण माध्यम के कणों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लो n तरंगें हैं, इसका विस्थापन y1, दूसरी का y2, तीसरी का y3 एंड सो ऑन इसका yn, तो y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन yn। ये आपने अध्यारोपण सिद्धांत 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रकाश का व्यतिकरण। लिखिए, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें साथ साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता बारी बारी से एक बिंदु पर अधिकतम तथा दूसरे बिंदु पर न्यूनतम प्राप्त होती है।
प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे अब देखिए, मैं कुछ आपको व्यवहारिक उदाहरण बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपने साबुन के बुलबुले में कलर देखे होंगे, रंग देखे होंगे, वो भी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। ऐसे ही जब पहले रेडियो ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, उन ट्रांजिस्टर को, रेडियो को जैसे हम बहुत डिस्टेंस पर स्टेशन से मिला देते थे। जैसे कभी जब हम बच्चे थे तो पाकिस्तान से कमेंट्री सुनते थे इस्लामाबाद रेडियो से, तो उस समय क्या होता था, एक बार तो कमेंट्री की आवाज़ बहुत तेज आती थी और एक बार बिल्कुल ना के बराबर आती थी। तो बेटा वो ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता था। व्यतिकरण ध्वनि तरंगों में भी होता है और व्यतिकरण प्रकाश तरंगों में भी होता है। तो देखिए, जब हमें तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो, जैसे मान लो दो ध्वनि तरंगों के बीच अध्यारोपण हो रहा है और एक बार आपको तेज ध्वनि सुनाई दे रही है और एक बार आपको धीमी ध्वनि सुनाई दे रही है, तो जब तेज ध्वनि सुनाई देती है तो दोनों तरंगे, ध्वनि तरंगे समान कला में मिलती हैं, जिससे परिणामी आयाम अधिकतम और परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। ऐसे ही, और जब परिणामी तीव्रता अधिकतम होती तो आपको तेज आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ही जब दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है तो परिणामी तरंग का आयाम मिनिमम और तीव्रता भी मिनिमम, न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण और इस अवस्था में हमें धीमी आवाज़ सुनाई देती है, धीमी ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे ही प्रकाश में होता है कि जब दो प्रकाश तरंगें समान कला में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो परिणामी आयाम अधिकतम, परिणामी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, जिससे आपको अधिक प्रकाश, या आप ये कह देंगे चमकीली, आपको यदि चमकीली बैंड प्राप्त कर रहे हैं यदि पर्दे पर, तो चमकीली बैंड प्राप्त होती है, फ्रिंज प्राप्त होती हैं। और यदि विनाशी व्यतिकरण की दशा है, दोनों प्रकाश तरंगें विपरीत कला में मिल रही हैं, तब परिणामी आयाम न्यूनतम, परिणामी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, जिससे आपको उस बिंदु पर काली फ्रिंज मिलेगी, उस बिंदु पर आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक्सपेरिमेंट में भी समझाऊंगा, एक यंग का द्विरेखा जब एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। तो जैसे साबुन के बुलबुले में या बुलबुले का रंगीन होना, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि जब समान आवृत्ति की दोनों प्रकाश तरंगें किसी बिंदु पर समान कला में मिलती हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम
और तीव्रता, आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना समपोषी व्यतिकरण कहलाती है। समपोषी व्यतिकरण, इसे इंग्लिश में बच्चों कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कहलाती है। इस दशा में पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त बैंड या फ्रिंजें प्राप्त होती है। फ्रिंज प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा समपोषी व्यतिकरण की परिभाषा। यहां से लिखेंगे जब समान आवृत्ति की दोनों प्रकाश तरंगें। अब विनाशी व्यतिकरण, तो जब दोनों प्रकाश तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिलती हैं, तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है। यह घटना विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव
इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहलाती है। ठीक, इस दशा में पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त मतलब काली, अदीप्त, बैंड या काली फ्रिंज प्राप्त होती है। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखिए, मैं आपको बता भी दूं कि कैसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये एक स्रोत है हमारे पास, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्या है बच्चों? एक वर्णी, जिससे निकलने वाला प्रकाश एक ही रंग का हो, जैसे सोडियम लैंप है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अब इसके सामने यदि हम दो झिर्री रख दें, झिर्री मतलब ऐसा समझो जैसे कांच, आपकी खिड़की होती ना, उसमें खिड़की में शीशा लगा होता है, जैसे उसमें दरार आ जाए, इस तरह की दरार होती है। आप एमएससी में इसका प्रैक्टिकल करेंगे या बीएससी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दो दरार होती है, उन्हें हम कहते हैं झिर्री या स्लिट। क्या कहते हैं? झिर्री या स्लिट, S1 और ये S2। अब इनसे होकर प्रकाश निकलेगा और इन झिर्रियों पे जाएगा, तो ये आ तो एक ही स्रोत से रही है, S से ही आ रही है, लेकिन इनकी आवृत्ति, अब इनसे, इन स्लिट से प्रकाश जो निकलेगा उसकी आवृत्ति समान होगी। और जिस बिंदु पर ये समान कला में मिलेंगे, ये पर्दा रख देते हैं कोई भी, तो जब ये समान कला में इस बिंदु पर मिलेंगे तो यहाँ अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, संपोषी व्यतिकरण, और यहाँ फिर उससे नीचे या उससे ऊपर अदीप्त काली फ्रिंज होगी। ऐसे इस तरह से प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो बिल्कुल ठीक बीच में जो प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं, वो ब्राइट फ्रिंज ही होती है हमेशा, इसे हम कहते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ये मैं आपको जब यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपके मन में बार बार ये आ रहा होगा कि दीप्त अदीप्त फ्रिंज क्या है। ये इस तरह से ये प्रकाश के बैंड हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जरा सा कला संबंध स्रोत और डिस्कस कर दूं, क्योंकि हम बार बार समान आवर्ती की प्रकाश तरंगों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस, अर्थात कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हेडिंग डालिए, कला संबद्ध स्रोत, इंग्लिश में कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। देखिए, नाम से जाहिर है, दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति समान होती है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन हुई कि दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति समान होती है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। लिखिए डेफिनेशन, दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके द्वारा
जिनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति समान होती है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे, चलो मैं इसे बाद में डिस्कस करूंगा। जैसे अब पहले एक बात समझिए कि देखिए, यदि हम दो एक जैसे लैंप ले लें, सोडियम लैंप ले लें, दो एक जैसी मोमबत्ती ले लें, कैंडल्स ले लें, वो कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति एक जैसी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि दो भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते, क्यों? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई भी स्रोत है, वो उसके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन कब होता है? तब होता है जब उसके परमाणु उत्तेजित अवस्था में होते हैं, और जब वो उत्तेजित अवस्था में लौटते हैं तो वो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो हर एक पदार्थ में इन उत्तेजित परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिससे प्रत्येक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। तो एक प्रश्न लिख लीजिए, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, क्यों? कला संबद्ध स्रोत नहीं होते क्यों? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न भी। तो आंसर लिखिए, सॉल्यूशन आंसर लिखिए इसका, क्योंकि प्रत्येक प्रकाश स्रोत में उत्तेजित परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अतः उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए, फिर हम कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कैसे करें? हमें तो फिर तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्ति नहीं होने का। तो कला संबद्ध स्रोत के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कला संबद्ध स्रोत के उदाहरण, उसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं कि एक ही स्रोत के दो स्रोत बना देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, दो झिर्री हैं, वो किसी प्रकाश स्रोत के सामने रख दी तो दोनों झिर्री जो हैं वो एक कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करने लगी, कार्य करने लगी। तो जैसे
द्विझिर्री, द्विझिर्री। एक बच्चों फ्रेनल बाइप्रिज्म आता है, आप बीएससी में पढ़ेंगे इसे, फ्रेनल बाइप्रिज्म। और एक आप बच्चों बीएससी में पढ़ेंगे लायड मिरर, लायड दर्पण। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, कला संबद्ध स्रोत होते हैं। तो अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, क्यों, तो उसका ये आप आंसर लिख के आएंगे। और कला संबद्ध स्रोत के उदाहरण ये हैं झिर्री, द्विझिर्री, फ्रेनल बाइप्रिज्म, लायड दर्पण आदि। ये आप सब बीएससी में पढ़ेंगे। अब बच्चों आज की वीडियो में हम यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और आपको उसमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शुरू करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप की गणितीय व्याख्या, और हम आपको इससे आगे बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।